गाइस हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मूवी की जो कि काफ़ी ज़्यादा अंडररेटेड है क्योंकि ये फ़िल्म काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और फ़िल्म के कैरेक्टर ने एक्टिंग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी करी है। तो आज मैं एक्सप्लेन करूँगी स्केलेटन की मूवी की जो कि 2005 में रिलीज़ हुई थी। इस फ़िल्म की IMDb रेटिंग है 6.5 आउट ऑफ 10 स्टार जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी कम है। तो चले बिना किसी देरी के लेट्स बज इट। कैरोलाइन एक यंग नर्स है जो कि हॉस्पिटल में बीमार लोगों की देखभाल करती है, लेकिन वो अपने काम को लेकर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड रहती है। जैसे कि मोस्टली लोग अपने काम को लेकर होते हैं कि वो अपने पैशन को फॉलो करें या फिर ब्रेड बटर के लिए एग्जिस्टिंग जॉब को करते रहें। बिल्कुल उसी डायलेमा में फंसी हुई है कैरोलाइन। वो ऐसा इसलिए क्योंकि उसके पिता की डेथ किसी कारणवश हो गई और इस बात का पता कैरोलाइन को नहीं था क्योंकि वो ट्रैवलिंग रॉक बैंड के साथ दुनिया की सैर पर गई हुई थी। इसलिए वो खुद को बहुत ही ज़्यादा गिल्टी फील कर रही थी क्योंकि अगर उसे पता होता तो शायद वो कुछ कर पाती। इसलिए वो नर्स बनी ताकि बीमार लोगों की लाइफ में कुछ ना कुछ डिफरेंस ला पाए। अब हॉस्पिटल में काम करते वक्त उसे सेम टाइप की सिचुएशन दिखाई देती है, जैसे कि उसकी आंखों के सामने एक इंसान की डेथ हो जाती है और उसकी फैमिली वाले उसकी चीज़ों को भी लेना नहीं चाहते थे। कैरोलाइन अपसेट तो तब हो जाती है जब वो बैकयार्ड में उसकी चीज़ों को डंप करने जाती है और वो देखती है कि वहाँ पे बहुत सारी ऐसे ही पेशेंट की चीज़ें पड़ी हुई है, जिसको देखकर वो फाइनली डिसाइड करती है कि वो अब इस जॉब को छोड़ देगी और उसे छोड़कर वो पर्सनल केयर असिस्टेंट बन जाएगी। ऐसा सब कुछ वो एक पार्टी के दौरान अपनी फ्रेंड जिल के साथ शेयर करती है। अब एक स्टेट लॉयर ल्यूक मार्शल कैरोलाइन के लिए एक घर में इंटरव्यू सेटअप करता है जहां एक पर्सनल केयर असिस्टेंट की ज़रूरत थी। कैरोलाइन अपनी कार से न्यू ऑर्लिन्स होम की तरफ पुराने मेंशन में जाती है जो कि बायो स्वैम्प के नज़दीक ही था और अपनी एम्प्लॉयर से मिलती है, यानी कि जिनके यहाँ उसे काम करना था। घर पहुंचने पर उसे थोड़ी नेगेटिव वाइब्स आती है जिनको वो इग्नोर करती है। अब इस घर में उसे बेन की देखभाल करनी थी जो कि किसी कारण से स्ट्रोक से गुजर रहा था। बेन की वाइफ का नाम वॉयलेट था जो कि कैरोलाइन को इनिशियली पसंद नहीं करती थी और काम को लेकर भी इनकार करती है, पर लूक इस चीज़ को संभाल लेता है और कैरोलिन को काम पर रख लिया जाता है। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि कैरोलाइन को बेन की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब लगी, तो वो काम करने के लिए मान जाती है। उसे लूक इमोशनल भी करता है कि कोई भी यहाँ काम करना नहीं चाहता और कोई काम करता भी है तो वो ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता। पर लूक को भरोसा था कि कैरोलाइन एक परफेक्ट कैंडिडेट थी इस काम के लिए। यहाँ लूक वॉयलेट की प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन करने का काम करता था। अब कैरोलिन शहर से अपना सामान मेंशन में ला रही थी कि रास्ते में उसे एक गैस स्टेशन दिखता है। वो अपनी कार में वो गैस फिल करती है, लेकिन ऑड बात तो ये थी कि वहाँ पर बिल लेने वाला कोई भी नहीं था। तो कैरोलिन वहाँ बने हुए रूम की तरफ जाने लगती है जहाँ पर वो कुछ और बातों को नोटिस करती है, जैसे कि घर के आगे एक लाल डस्ट की लाइन, हड्डियों की बनी अजीब अजीब सी आकृतियाँ और कुछ टैलिस्मैनिक आइटम्स। वहाँ पर वो कुछ लोगों को भी देखती है जिन्हें देखकर वो काफ़ी डर जाती है और बिल देकर तुरंत वहाँ से निकल जाती है मेंशन की तरफ। कैरोलाइन मेंशन में सेटल डाउन होती है और नोटिस करती है कि घर में एक भी मिरर नहीं है और उन्हें हाल ही में हटाया गया है। वॉयलेट कैरोलाइन को वार्न करती है कि मिरर को उसने किसी कारण से हटाया है और उसे मिरर को वापस लगाने की इजाज़त नहीं है। वो अपना एक छोटा सा मेकअप मिरर यूज़ कर सकती है, जिसे सुनकर कैरोलिन को काफ़ी अजीब लगता है क्योंकि घर के मिरर हटाना इज़ नॉट यूजुअली वी डू ऑन डेली बेसिस। अब वॉयलेट कैरोलाइन को एक की देती है जिसको रिफ़र किया गया है स्केलेटन की, जो कि मूवी का नाम है।
ये चाबी एक मास्टर की तरह थी जिससे घर के सभी दरवाजे खुल सकते थे। बट एक बात और ये थी कि एक टीक का छोटा सा दरवाज़ा इस की से ओपन नहीं होता था। कैरोलाइन इस बात को भी लेके काफ़ी सस्पिशियस थी क्योंकि बेन को अटैक इसी टीक में आया था और अब ये रूम खुल नहीं रहा है। वॉयलेट से पूछने पर वो ये बोलती है कि वो रूम में कभी गई ही नहीं क्योंकि वो रूम कभी ओपन ही नहीं हुआ। इस पॉइंट पर कैरोलाइन का शक आसमान छू चुका था। खैर, कैरोलाइन को बेन एक स्ट्रोक विक्टिम नहीं बल्कि किसी और कारण से पैरालाइज्ड लग रहा था। वॉयलेट ने कुछ दवाइयाँ बताई हुई थी बेन को देने के लिए। जब कैरोलाइन और बेन अकेले हुआ करते थे तो बेन हमेशा उसको ये बताने की कोशिश करता था कि उसकी जान खतरे में है। एक रात कैरोलाइन देखती है कि बेन खिड़की से बाहर किसी तरह चला गया है और रूफ पर है और इवेंचुअली वो नीचे भी गिर जाता है। जब कैरोलाइन बेन की व्हीलचेयर लेने उसके कमरे में जाती है तो वो देखती है कि बेडशीट पर मिट्टी की मदद से लिखा हुआ है हेल्प मी। इसे देखकर कैरोलिन वो बेडशीट तुरंत छुपा देती है और व्हीलचेयर लेकर वापस आती है, पर वॉयलेट डॉक्टर को लाने से मना कर देती है, जो कि फिर से कैरोलाइन के लिए ऑड था क्योंकि कोई भी वाइफ अपने हस्बैंड के लिए डॉक्टर बुलाने के लिए क्यों मना करेगी। कैरोलाइन इवेंचुअली उस एटीक वाले रूम में पहुंच जाती है जहां उसे कई सारे बिजार आइटम्स मिलते हैं जो कि काला जादू करने के लिए इस्तेमाल होते थे। उसको सारे के सारे शीशे भी वहाँ मिलते हैं जिनको बेन के रूम में वो वापस लगा देती है, जिनको देखकर वॉयलेट बहुत डर जाती है और गुस्सा करने लगती है। कैरोलाइन अब टाउन की तरफ जाती है जहाँ पर वो अपनी फ्रेंड चिल के पास जाती है, जहाँ उसे इस मैजिक के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन मिलती है। ये हुडो मैजिक है और ये एक फोक मैजिक है जो कि किसी भी रिलीजन से बिलोंग नहीं करता है। चिल बोलती है कि ये मैजिक सिर्फ उस पर काम करता है जो उस पर बिलीव करता है और जो उस पर बिलीव नहीं करता ये उस पर असर नहीं करता। तो कैरोलाइन को कुछ कुछ चीज़ें समझ आ रही थी, जैसे कि घर में बीमार बेन जो मदद मांगता है, एटिक का दरवाज़ा भी ओपन होता है, लेकिन वॉयलेट को इस बात का अंदाज़ा नहीं था या फिर वो नाटक कर रही थी। अब कैरोलाइन उस रूम में वापस जाती है जहाँ पर उसे विनाइल रिकॉर्ड मिलता है जिसका नाम था कंज्यूर ऑफ सैक्रिफाइस। वो उस रिकॉर्ड को अपने अपार्टमेंट में ले आती है जहाँ पर वो उसे अकेले सुन सके और उसके अंदर उसे पापा जस्टिफाई की आवाज़ सुनाई देती है जो कि इंचेंटेशन कर रहे थे, जिसका मतलब था मैजिक स्पेल्स का उच्चारण करना। पापा जस्टिफाई कौन थे मैं आपको अभी बताती हूँ। खैर, घर के अंदर अजीब अजीब से हादसों के बाद वॉयलेट थोड़ा सा ओपन अप होती है और इस मेंशन की हिस्ट्री कैरोलाइन को बताती है। वो बताती है कि करीब 90 साल पहले ये घर किसी थोर नाम के इंसान का था और वहाँ पर कुछ सर्वेंट्स काम करते थे, जैसे कि पापा जस्टिफाई एंड मामा सेसाई। एक दिन वहाँ मेंशन के अंदर एक बहुत बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज की गई थी जहाँ पर कई सारे पावरफुल और अमीर लोग आए हुए थे और उस पार्टी के दौरान ही पापा जस्टिफाई और मामा सेसाइल को मार दिया गया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्होंने घर के मालिक के बच्चों पर हुडो मैजिक परफॉर्म किया था। इस मैजिक का नाम था कॉन्ज्यूर ऑफ सैक्रिफाइस, जिसे पापा जस्टिफाई ने इन्वेंट किया था। अब जस्टिफाई और सेसाइल उस छोटे से अटीक में उन दोनों बच्चों के साथ इस रिचुअल को परफॉर्म करते हुए पाए गए थे, जिसके चलते सारे के सारे गेस्ट ने मिलकर उन दोनों को इस मेंशन के सामने वाले पेड़ पर लटका दिया था और जलाकर मार दिया था। अब इन बातों को लेकर कैरोलाइन बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो गई थी, तो वो अपना एक मेकअप मिरर लेकर बेन के सामने रखती है जब वो बेन को नहला रही होती है। तो उस छोटे से ग्लास में देखकर बेन बहुत ही ज़्यादा डरने लगता है और कैरोलाइन को भरोसा हो जाता है कि वॉयलेट के सुपरस्टिशन को वो भरोसा करता है। वॉयलेट का कहना था कि उसने सारे के सारे मिरर इसलिए वहाँ से उतार दिए थे क्योंकि जस्टिफाई एंड सेसाइल इस मिरर में नज़र आते हैं। दिल की आंटी के पास जाती है जो कि हुडो प्रैक्टिस किया करती थी। कैरोलाइन बेन की सिचुएशन उनके सामने बयान करती है और उनका कहना था कि वो उसे एक ऐसा स्पेल देगी जो कि किसी भी जादू को कैंसिल कर सकता है।
कैरोलाइन चुपके से जाके वो जादू बेन पे चलाती है और बेन एकदम से बोलने लगता है और हेल्प के लिए भीख मांगने लगता है। वॉयलेट इस चीज़ को आके रोक लेती है। शक के चलते कैरोलाइन सीधा लूक के पास जाती है और ये सब उसे बताती है, लेकिन लूक इन बातों को लाइटली लेता है। जब कैरोलाइन उसे बेडशीट को दिखाने का ट्राई करती है जिसमें बेन ने हेल्प मी लिखा था, बट अब वो मैसेज उस चादर पर नहीं था और बेडशीट पूरी तरह से क्लीन थी। कैरोलाइन इस बात पर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है। अब कैरोलाइन इस घर में काम करने वाली लास्ट लड़की से बात करने जाती है, जहाँ पर वो ये बताती है कि मेरी मॉम ने इस घर में काम करने से मुझे मना किया था, क्योंकि वो घर बड़ा ही मिस्टीरियस था और वहाँ बहुत मौतें हुई थी। वहाँ पर लास्ट ओनर एक भाई बहन थे जो कि स्ट्रोक में मारे गए थे, क्योंकि शायद उन्होंने कुछ ऐसा देख लिया था जो कि उन्हें नहीं जानना चाहिए था। और बेन भी कुछ ना कुछ ज़रूर जानता था, इसलिए उसकी ऐसी हालत है। वो कैरोलाइन को एडवाइस करती है कि तुम भी उस घर को छोड़ दो। वो लूक को उस गैस स्टेशन पे ले जाती है जहाँ उसने मैजिक आइटम देखे थे। अब वो उस रेड डस्ट को भी पहचान गई थी जो कि दुश्मनों को बाहर रखने के लिए यूज़ करते हैं। गैस स्टेशन के पीछे बने हुए एक शैक में कैरोलाइन को एक ओल्डर वुमन दिखती है जो कि कुछ विनाइल रिकॉर्ड सुन रही थी, जैसे उसे एटीक में दिखा था। कैरोलाइन उसे कॉन्जर ऑफ सेक्रीफाइस के बारे में पूछती है, जिससे सुनते ही वो बहुत डर जाती है, जिसे एक बात तो साफ हो गई थी कि ये मैजिक रिकॉर्ड सबसे ज़्यादा पावरफुल था। इसके चलते आप किसी की ज़िंदगी पा सकते थे, लाइक सोल स्विच करना, यानी कि ये स्पेल आपको मरने से बचाता था, लेकिन इसके लिए किसी को सैक्रिफाइस करना पड़ता है। अब इस बूढ़ी औरत को ये पता था कि ये रिकॉर्ड किसी के पास नहीं हो सकता, क्योंकि इसे काम में लाने से पहले ही पापा जस्टिफाई और मामा सेसाइल को मार दिया गया था। कैरोलाइन को यहाँ पर भरोसा हो गया था कि वॉयलेट ने ही बेन पर स्पेल किया है और ये स्पेल तोड़ना है तो बेन को घर से दूर ले जाना होगा, जिसके लिए वो एक प्लान बनाती है। वो वॉयलेट को ड्रग करने का प्लान करती है ताकि वॉयलेट उसका पीछा ना कर सके, लेकिन वॉयलेट ये चीज़ समझ गई थी कि कैरोलाइन कुछ ना कुछ करने वाली है। कैरोलाइन नशे की दवाई वॉयलेट को दे देती है और वो बेन को लेकर वहाँ से भागने की तैयारी कर लेती है, पर वॉयलेट फिर से जाग उठती है और कुछ स्पेल चलाती है कि कैरोलाइन अब उस घर से नहीं जाने देना है। कैरोलाइन कार से भागने का ट्राई करती है, लेकिन गेट्स बंद हो जाने की वजह से वो बाहर नहीं जा पाती और अब वॉयलेट गन शॉट लेकर फायर करने लगती है, पर कैरोलाइन बेन को टूल शेड में छुपा देती है और लेक में रखी हुई नाव की मदद से बाहर निकल जाती है। वो सीधे लूक के पास जाती है और एकदम से वॉयलेट का फ़ोन लूक के पास आता है। जब लूक दूसरे रूम में जाकर बात कर रहा था, तब कैरोलाइन को उसकी डेस्क में एक और स्केलेटन की मिलती है और कुछ आइटम एटीक में थे। कैरोलाइन को समझ में आ ही रहा था कि लूक भी वॉयलेट से मिला हुआ है, तभी अचानक से पीछे से लूक कैरोलाइन का गला एक तार से दबा देता है, जिससे वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। अब जब कैरोलाइन की आँख खुलती है तो वो लूक की कार में फ्रंट सीट में खुद को बंधा हुआ पाती है, जहाँ पर लूक उसे वापस उसी मेंशन में ले जा रहा था। वॉयलेट अब कैरोलाइन से मिलती है और लूक से कहती है, इसे और चोट मत पहुंचाओ। वो कैरोलाइन को फोर्स करके ये उगलवा लेते हैं कि बेन कहाँ पर है। अब जब वॉयलेट बेन को लेने जाता है, तब कैरोलाइन किसी तरह से झांसे में लाके खुद को छुड़वा लेती है और बाहर भागने लगती है। कैरोलाइन ने 911 और अपनी फ्रेंड जिल को भी फ़ोन लगा दिया था। अब कैरोलाइन बहुत सारी रेड डस्ट फैला देती है ताकि दुश्मन उससे दूर रहे। हर डोर पर वो रेड डस्ट डाल देती है ताकि वो खुद को बचा सके। लूक से छुपकर वो बेडरूम में छुपने ही वाली थी कि वहाँ पर वॉयलेट आ जाती है और उन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। अब इस लड़ाई के चलते कैरोलाइन वॉयलेट को ऊपर से नीचे गिरा देती है, जिसके चलते वॉयलेट के दोनों पैर टूट जाते हैं और वो अनकॉन्शियस हो जाती है। और यहाँ पर लूक बहुत ही ज़्यादा गुस्से में चिल्लाने लगता है, जैसे कि वो वॉयलेट की कुछ ज़्यादा ही केयर करता है। घर को छोड़कर कैरोलाइन जा ही नहीं सकती थी,
और अब वो सेकंड फ्लोर पर ट्रैप हो गई थी, जिसके चलते अब उसके पास अतीक में जाने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं था, क्योंकि वहाँ वॉयलेट फिर से कॉन्शियस हो गई थी और उसकी तरफ बढ़ रही थी। अब वॉयलेट से छीनी हुई तस्वीर के चलते कैरोलाइन एक मैजिक सर्कल खुद के आसपास बना लेती है और पूरे अटीक में कैंडल्स लगी हुई थी, जैसे कुछ ना कुछ होने वाला हो। बहुत सारे मिरर लगे हुए थे। सर्कल में कैरोलाइन ने यूज किया था सल्फर, चाक, ब्लड और हेयर। ये वही सर्कल है जिसमें कॉन्जर ऑफ सेक्रीफाइस परफॉर्म किया जाता है। यहाँ पर वॉयलेट किसी तरह से अपने आप को खींचकर अटीक में ले आती है। कैरोलाइन अब ये सोचती है कि वो सेफ है और वॉयलेट उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन वॉयलेट उसे कहती है, ये स्पेल तुम्हें किससे मिला? मुझसे ही ना। और फाइनली कैरोलाइन को लगता है कि वो ये चाहते थे कि वो एक सर्कल बनाए। वॉयलेट एक फुल लेंथ मिरर को अनड्रेस करती है और वहाँ पर कंज्यूर ऑफ सैक्रिफाइस बुझाने लगती है। वो सर्कल कैरोलाइन को प्रोटेक्ट तो करेगा, पर इसलिए कि वो वहाँ से बाहर ना निकल सके। कैरोलाइन की तरफ वॉयलेट वो उस मिरर को टर्न कर देती है और उसमें कैरोलाइन को रिफ्लेक्शन दिखती है मामा सेसाइल की। कैरोलाइन यही बोलती रहती है कि मैं इस स्पेल पर बिलीव नहीं करती, और ये बार बार बोलती है, और कैरोलाइन वॉयलेट दोनों वहाँ पर बेहोश होकर गिर जाते हैं और मिरर टूट जाता है और कैंडल्स बुझ जाती है। अब दोनों होश में आते हैं और कैरोलाइन खड़ी होकर सिगरेट स्मोक करने लगती है, बिल्कुल वॉयलेट की तरह, और वो बोलती भी है वॉयलेट की तरह, क्योंकि वॉयलेट अब कैरोलाइन की बॉडी में थी। अब यहाँ पर इस रिचुअल का ट्रू पर्पस ये था कि वॉयलेट, पहली बात तो वॉयलेट थी नहीं, बल्कि वो तो मामा सेसाइल की स्पिरिट थी, जो कि वॉयलेट की बॉडी में थी, जिसने वॉयलेट की बॉडी को इस रिचुअल के दौरान हथिया लिया था। ल्यूक की बॉडी में भी पापा जस्टिफाई की स्पिरिट थी, जो कि इस बात को साबित करता था कि क्यों वॉयलेट के लिए वो इतने ज़्यादा चिंतित थे। क्यों उसने मूवी के बीच में वॉलेट से ये कहा था कि सिर्फ तुम ही एक औरत हो जो कि मेरी लाइफ में है। पहले बेन और वॉलेट इनके लिए लास्ट होप्स थे, जिनकी बॉडीज पर पापा जस्टिफाई और मामा सेसाइल ने टेक ओवर किया था, कंज्यूर ऑफ सैक्रिफाइस परफॉर्म करके। अब यहाँ पर 90 साल पहले हुई पार्टी के असली पत्ते खुलते हैं। तो उस रात उन दोनों बच्चों के अंदर पापा जस्टिफाई और मामा सेसाइल ने खुद की स्पिरिट को सक्सेसफुली ट्रांसफ़र कर लिया था। तो अब उस वक्त जिनको जलाया गया था वो सिर्फ पापा जस्टिफाई एंड मामा सेसाइल की बॉडी के अंदर उनके खुद के बच्चों की स्पिरिट थी, लेकिन देखने में ऐसे लगा जैसे कि वो पापा जस्टिफाई एंड मामा सेसाइल है। वो बच्चे थे तो इसलिए वो समझ नहीं पाए कि उनके साथ हुआ क्या, वो करे क्या और बोले क्या। उस समय से अब तक वो अपने सोल्स को नए नए बॉडी में ट्रांसफ़र करते आ रहे थे, जिसके चलते जस्टिफाई का शिकार हुआ लूक एंड कैरोलाइन शिकार हुई मामा सेसाइल की। शुरुआत से ही ये लोग कैरोलाइन पर नज़र रखे हुए थे और वे बस इसी बात का इंतज़ार कर रहे थे कि कब कैरोलाइन वुडू पर भरोसा करे ताकि ये सब कुछ सक्सेसफुल हो जाए। पापा जस्टिफाई को लूक का जवान शरीर मिल गया और मामा सेसाइल को कैरोलाइन का। यही कारण है कि जब लूक कैरोलाइन को मेंशन में लाया था तो वो वहाँ पर वॉयलेट ने कहा था कि इसे और चोट मत पहुँचाओ। अब मूवी के एंड में कैरोलाइन, जो कि वॉयलेट के शरीर में थी, उसे एम्बुलेंस में रखा जा रहा था बेन के साथ में, और बेन के अंदर थी लूक की स्पिरिट। दोनों को अपने बूढ़े शरीर में हॉस्पिटल की तरफ ले जाया जा रहा था, जहाँ पर इवेंचुअली वो मर ही जाएंगे, क्योंकि इनके साथ जो हुआ उस पर कोई भी भरोसा नहीं करेगा। जिल भी उसी मेंशन में आती है और वॉयलेट के अंदर की कैरोलाइन मदद के लिए उसकी तरफ डेस्परेटली देखती है, लेकिन जिल को कहाँ कुछ समझ में आने वाला था। अब लूक ये कहता है कि वॉयलेट ने अपनी सारी प्रॉपर्टी कैरोलाइन के नाम पर कर दी है, क्योंकि उसने उसकी इतनी अच्छी देखभाल की और अब वो ही इस प्रॉपर्टी को संभालेगी। पापा जस्टिफाई और मामा सेसाइल कैरोलाइन और लूक की बॉडी के अंदर से ही एम्बुलेंस को जाते देखते हैं, जहाँ पर जिल भी उन दोनों के साथ एम्बुलेंस में बैठी है, और बूम, मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो फ्रेंड, ये थी स्केलेटन की हिंदी एक्सप्लेनेशन। मूवी का कॉन्सेप्ट काफ़ी सिंपल है, बट प्लॉट, एक्टिंग, ट्विस्ट बहुत ही अच्छा है, जिसके कारण
मूवी को देखने में भी काफ़ी मज़ा आता है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपने ये मूवी नहीं देखी है तो ज़रूर देखिए। और गाइस, एज़ अ न्यू कमर ऑन यूट्यूब तो मुझे आपके सपोर्ट की काफ़ी ज़रूरत है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। लव यू, बाय।